हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए, आज काफी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या क्लोजिंग अभी पूरी नहीं हुई? चलिए, शुरू करते हैं हम लोग। ये संजीत कुमार जी, आपके घर से बच्चों की आवाज आ रही है, आपको भी आ रही होगी। अपना माइक बंद कीजिए। संजीत कुमार। चलो, मैंने बंद कर दिया, आपने बंद नहीं किया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कलेक्शन ऑफ चेक, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। उसमें मॉर्निंग में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? कोई याद करके बताए जरा, चलो देखते हैं कितना याद है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स से मतलब मैंने बताया था आपको कि ऐसा काम जो लीगली ओके होता है उसी को बोलते हैं इन ड्यू कोर्स। तो ऐसा ही पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब इन ड्यू कोर्स से मतलब है आपने सारे वो रूल फॉलो किए जो एक चेक को पेमेंट करने में करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं सेक्शन 10 के अनुसार, तो आपको क्या मिल जाता है? वहां पे प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक प्रोटेक्शन। है, ठीक है। तो हम लोगों ने सुबह भी रिवाइज किया था कि 3-4 तरह के प्रोटेक्शन आ गए हमारे पास। कौन कौन से आए जरा बताइए। एक तो आया 85(1), 85(2), एक आया है 89, ठीक है, और एक आ गया हमारा 10। आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका पक्का है इन बातों से, चाहे वो केस स्टडी के फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो। ठीक है। सर एक 128 भी है ना? 128 में प्रोटेक्शन नहीं है कुछ, एक प्रोहिबिशन है उसमें। उसमें अभी आएगा 128 को, उस समय इसको फिर दोबारा लिंक करेंगे। ठीक है। अभी आप 85(1)(2) में क्या है ये बताओ पहले। 85(1) में सर ऑर्डर चेक है। 1 में ऑर्डर चेक के लिए कहा गया है और इसमें 2 में बीरर चेक के लिए। ठीक है। 89 में क्या है? 89 में सर मटेरियल ऑल्टरेशन के लिए है। हाँ, नहीं, इसमें एक इंडोर्समेंट का भी तो है। ये देखिए आ गया वो। ये देखिए 89 मटेरियल अल्ट्रेशन का नहीं है, किसका है? हाँ, इंडोर्समेंट अगर फोर्स हो जाता है और आपको कैजुअल अप्रोच में, पकड़ में, मतलब आप उसे लापरवाही से करते हैं तो नहीं मिलेगा। मतलब आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने सब कुछ प्रयास किया, फिर भी आपसे गलती हो गई, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। और सिग्नेचर पे कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, कोई भी सेक्शन में प्रोटेक्शन हो तो जो 89 वाला है वो किस चीज का है? प्रोटेक्शन ऑफ फोर्स एंडोर्समेंट का है। फोर्स। बैंक को मटेरियल अल्ट्रेशन पे मिलता है सर 89 पे। 89 का एक मटेरियल अल्टरेशन वाला लाइन आया था, इसी में आया था ना एक जगह कहीं पे। 87 सेक्शन 87 में है सर ये। सेक्शन 87 में मैं इसमें देख रहा हूँ जरा, इसमें पेज में कौन से में था? इसी में है सर, ये एनी अल्टरेशन करके थोड़ा ऊपर जाइए सर, थोड़ा ऊपर जाइए। 8th नंबर पॉइंट है सर। बहुत आगे चलेगा।
नीचे कहीं पे ये है, ठीक है। तो ये जो अल्टरेशन वाली बात हुई है मटेरियल अल्टरेशन में, तो इसमें यहाँ पे सेक्शन 87 की बात की है, बट 87 में क्या बोला हुआ है इसने? इसने बोला हुआ है कि डज नॉट कंसेंट देयर टू अनलेस इट वाज मेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टी मटेरियल। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात नहीं करी है उसने, यहाँ पर उसने कहा है कि मटेरियल अल्टरेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 87 में। और उसने ये बोला हुआ है कि अगर मटेरियल अल्टरेशन है तो इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एज सच प्रोटेक्शन की बात नहीं बोली है उसने, उसने बोला हुआ है कि 87 में डिफाइन किया हुआ है कि अगर मटेरियल अल्टरेशन है और आपने उसको बिना ऑथेंटिकेशन के किया तो आपकी लापरवाही मानी जाएगी उसमें, ठीक है। तो आप करेंगे तो लापरवाही से नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो 85, 1, 2, 89 और 10 आ गए, ये प्रोटेक्शन वाले हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। अब जो बात आ रही है कि भैया ये चेक हमने ड्यू कोर्स किया या नहीं किया, तो कुछ बातें हैं, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ये साबित करते हैं आपकी एक्टिविटी को कि आपने प्रॉपरली उस चेक का पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया या नहीं किया। जैसे पहला पॉइंट है एपरेंट टेनर, यानी जो चेक लेके खड़ा है आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि राम है तो यही राम है। पता लगा कि वो राम के नाम का चेक लेके खड़ा है और आपको रोज पता है इसका नाम तो सुरेश है, यानी वो चेक लगना चाहिए कि उसका है। तो उसमें क्या है, means instruction of the drawer of the check as apparent from looking at the face of check and include the date of check, name of payee, bearer। मतलब उस चेक में जितनी बातें हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक लगनी चाहिए। दूसरा, गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, आप लापरवाही से ना करें। देख लें, पता लगा उसने 1000 के 1 लाख बना दिए, आपने लापरवाही करी, ठीक है। सब कुछ उसका अकाउंट नंबर रॉन्गली तो स्टेटेड नहीं है, उसके नाम की स्पेलिंग सही लिखी है नहीं लिखी है, मतलब उससे रिलेटेड है या नहीं है, तो आपको कोई भी नेग्लिजेंस नहीं करनी है और गुड फेथ में करना है। मतलब कोई मन में आपको पहले से पता है चेक गलत है फिर भी आप करे जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट टू ए पर्सन इन पोजिशन, पेमेंट टू ए पर्सन इन पोजिशन means to make the payment to the person who is a holder in due course, means to make the payment to a person who is a holder in due course। कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने पढ़ा था होल्डर इन ड्यू कोर्स, मीन्स वो वास्तव में उसी व्यक्ति का चेक होना चाहिए, उसका वो लीगली ऑथराइज पर्सन होना चाहिए और एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। सब कुछ होने के बाद उसको उसका पेमेंट लेने का एंटाइटलमेंट भी होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। अगर डाउट है उसके बाद भी कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे किसी केस में बोला गया है, पेमेंट ऑफ ए क्रॉस चेक फ्रॉम हिज अकाउंट क्लेमिंग दैट हिज सिग्नेचर ऑन इट वाज फोर्स्ड एंड पेड बाय द ब्रांच स्टाफ हु वर इन कोविनेंस ऑफ द फ्रॉस्टर, मतलब उसके परिचय में था। The bank's agent, other officials were examined regarding payment of check, issue a new checkbook to the customer at his request, and noting stop payment instruction of the customer from unused check leaves of the old checkbook. The handwriting expert opined the signature of the check did not match with specimen signature, ठीक है, but was found convincing that his deposition before the court, the branch staff convincingly fully explained the care exercise with। वो कह रहा है कि उसके सिग्नेचर क्या थे, होस्ट थे, और उसने पूरा ध्यान से क्या करा, एक्सरसाइज करा चेकबुक इशू करने पर। एंड इन पेइंग द डिस्प्यूट चेक रिसीव थ्रू क्लियरिंग द डिपोजिशन ऑफ द प्लेंटिफ एक्यूजिंग द बैंक वाज नॉट कन्विंसिंग। द ऑनरेबल जज हेल्ड द ब्रांच स्टाफ हैड एक्टेड इन गुड फेथ
with due diligence and without negligence and hence rules ruled against। मतलब किसी ने शिकायत करा कि भैया इसने मेरी चेकबुक ले ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ठीक है, तो इसका पेमेंट गलत हुआ। तो जब बैंक के स्टाफ ने प्रॉपर पूरी उससे काम किया तो उस कंडीशन में बैंक को क्या मिला, यहाँ पे कोर्ट से रिलीफ मिली। कोर्ट से क्या मिल गई, रिलीफ मिल गई, ठीक है। तो इसमें यही बात है कि अगर बैंक ने पूरा तरीके से एंटाइटल टू, जिसको पेमेंट मिलना था उसको बहुत तरीके से पेमेंट किया है, उस कंडीशन में बैंक को क्या मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। लेकिन कोई भी नेग्लिजेंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आती है बात कि किस कंडीशन में लायबिलिटी फिक्स हो सकती है। अभी तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, क्या बैंक की लायबिलिटी फिक्स हो सकती है? तो इस कंडीशन में सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 में बताया है कि कभी कभी क्या होता है, बैंक की लायबिलिटी भी हो सकती है अगर उसने लापरवाही से पेमेंट चेक का कर दिया। तो उसमें क्या बोलते हैं, बैंक मस्ट कंपनसेट द ड्रॉअर फॉर एन, और बैंक की गलती से अगर कोई लॉस हो गया ड्रॉअर को यानी अकाउंट होल्डर को, तो बैंक को करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या चीजें हैं, सफिशिएंट एंड एडिक्वेट फंड, जब पेमेंट करे तो उसमें क्या होना चाहिए, फंड अवेलेबल होना चाहिए। सफिशिएंट अवेलेबल फंड्स आर नॉट प्रॉपरली एप्लीकेबल। अब इसमें कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट दे दिया उन्होंने। व्हेन पेमेंट ऑफ ए चेक इज स्टॉप, इसका मतलब नहीं करना है। व्हेन ड्रॉअर इज डेड, इंटीमेशन रिसीव्ड, नहीं करना है। फंड आर अटैच टू गारंटी ऑर्डर, नहीं करना है। फंड्स आर एयरमार्क फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी खास काम के लिए पैसा था फिर आपने चेक पेमेंट कर, नहीं करना है। व्हेन सच फंड आर सेट ऑफ बाय बैंक, वो फंड किसी बैंक के किसी लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो रखे थे तब भी आपने कर दिया, नहीं करना है। व्हेन द बैलेंस इज नॉट ए क्लियर बैलेंस, तब भी नहीं करना है। तो इन चीजों के अलावा होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ये बताती हैं कि इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड नहीं है, यानी उतना फंड किसी ना किसी कारण से ब्लॉक हो रखा है और उसके बाद भी आप पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक लायबल है। प्रोटेक्शन अवेलेबल तो पेइंग बैंकर, तो उसमें क्या है, कौन कौन से केस हैं। तो अभी हमने थोड़ी ऊपर पहले बात की थी कि 85(1) में क्या था, कौन सा चेक था, बियर, ठीक है, और ऑर्डर था। 85(1) में ऑर्डर है, 85(2) में है बियर, ठीक है। और ये जो दोनों प्रोटेक्शन है दोनों प्रोटेक्शन किस केस के, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ द फोर्ज endorsement. If check is payable, order is endorsed by on behalf of the payee, the draw is discharged by the payment to endorse. The paying banker is protected. The endorsement is not genuine, provided शर्त क्या है कि वो endorsement properly जैसे होने चाहिए और पेमेंट आपने समय से किया हो, ड्यू कोर्स किया हो, यानी उस होल्डर को किया हो। बैंकर कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्सेंट विद द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु आर नॉट देयर कस्टमर, यानी इंडोर्समेंट कौन करता है पीछे, आमतौर पर अदर देन कस्टमर करते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो तो चेक ड्रॉ कर लेता है, लेकिन उसने राम को दिया, राम ने अपने दोस्त श्याम को दे दिया, वो हमारा कस्टमर नहीं है और वो अपना कोई सिग्नेचर दिखा रहा है, हमने उसे कागज दिखा, हमने कहा ठीक है चलो वो ले जाओ, कल को कोई बात निकल आई तो उसमें बैंक को प्रोटेक्शन है। और 85(2) में जो प्रोटेक्शन है वो कौन से चेक पे है, बियरर चेक, बियरर पे। अब आया 85(a), इन केस किस में है, ड्राफ्ट में, और 89 पर क्या है, मटेरियल अल्टरेशन। ऊपर एक छोटी मिस्टेक हो गई थी मुझसे लग रहा था कहीं पे, ये था फर्स्ट चेक, हाँ, ये जो है ये बेसिकली इनके लिए है, और इसी में कौन सा जुड़ गया आप हमारा, जरा एक बार सब लोग रिवाइज कर लेंगे इसको, देखिएगा 85 वाली जितनी भी प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन किस बात की है, चेक के लिए नहीं, फोर्ज इंडोर्समेंट की है, ठीक है। अब तीन इंस्ट्रूमेंट है, 85(1) क्या कहता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर चेक, ऑर्डर,
85(2) किसका बोलता है? bearer, बियर। 85(a) किसका बोलता है? draft, ड्राफ्ट का। तो 85 वाले हैं फोर्ज इंडोर्समेंट के लिए, और 89 में क्या है? मटेरियल material alteration, ऑल्टरेशन। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो, कोई सपोज कीजिए ये चेक है, ये वाला यहाँ पर किसी के क्या है? सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर बिल्कुल ओके है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन वहां पर डेट थी 1 जनवरी 23। उसने क्या करा? 1 के आगे क्या लगा दिया? एक और 1 लगा दिया, यानी फर्स्ट क्या बना दिया उसको? नहीं चप्पल नवंबर। पहनने के बाद पैर में ठंडा लगेगा, और आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो आपको दूध के साथ मत, क्योंकि उसने बहुत ही कैसे क्लेवरली बनाया था। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन और ये जो प्रोटेक्शन है, कौन सा प्रोटेक्शन कैटेगरी में आएगा? मटेरियल। 89 में। ठीक है, 89 में मटेरियल अल्टरेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, और 10 कहता है कि आपको जो पेमेंट करना है वो कैसे करना है? पेमेंट इन due course, ड्यू कोर्स, यानी पूरी चीजों को देखते हुए कानूनी रूप से रूल के हिसाब से पेमेंट करना है। ठीक है, ये एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, ओहो, 1 मिनट रुकिएगा जरा। जरा 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लग रहा है वहां मैडम ने लॉग इन कर लिया, तो यहाँ से मैं साइन आउट हो रहा हूँ। वेट करिए जरा।
हेलो, आपकी तरफ सब कुछ ठीक ठाक आ रहा ना? आ रहा है जी अच्छा, सर। चलो। ये जिनके घर में बच्चे जो हैं बोल रहे हैं उनको देखो जरा। चलिए, तो हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे। अभी यहाँ पर कौन सा है? मटेरियल अल्टरेशन का प्रोटेक्शन। तो मटेरियल अल्टरेशन में एक खास बात आ गई है कि जो ये सीटीएस आ गए, ठीक है, सीटीएस में जो ये अल्टरेशन करेक्शन क्या है? प्रोहिबिटेड है। केवल एक करेक्शन, कौन सा? डेट डेट वैलिडेशन। डेट बंद। ठीक है, डेट वैलिडेशन को छोड़ के कोई भी चेंज करेक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फ्रेश चेक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सारी जो ये कंडीशन अभी हम बता रहे हैं ये किस चेक के लिए है? सीटीएस के लिए। अगर आपके काउंटर पर कोई पेमेंट लेने आता है, अगर काउंटर पे कोई पेमेंट लेने आता है, उसके लिए ये रूल नहीं है, उसके लिए मटेरियल अल्टरेशन आज भी जिंदा है। अगर उसके लिए भी बंद हो जाता तो ये सेक्शन ही क्या हो जाता? खत्म हो जाता। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो। अब आप में से किसी ने कहा था कि 128 पे भी प्रोटेक्शन है। वो किस चीज का प्रोटेक्शन है? कौन से चेकों का प्रोटेक्शन है? वो क्रॉस चेक का। तो क्रॉस चेक का अगर आप पेमेंट करते हैं उसका प्रोटेक्शन है। अब क्रॉस चेक का जो पेमेंट होगा कैसे? वो केवल कहां पर होगा? उसके अकाउंट में होगा, ठीक है। And placed in the same position as if the amount is check had been paid and received by the true owner. This protection is available subject to the following. कब मिलेगा? कि वो चेक या तो जनरली क्रॉस हो या स्पेशली। अब जनरली क्रॉस होता है सिंपल, ये स्पेशली क्रॉस होता है जब हम इसके अंदर कोई लाइनें, इन दो लाइनों के अंदर कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि क्रॉस होते ही चेक, इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है? अकाउंट में। अकाउंट में। मतलब बैंकर को हो सकता है, ठीक है। द पेमेंट ऑफ इट मस्ट बी मेड ओनली टू ए बैंकर टू होम इज क्रॉस। तो स्पेशल वाले में बैंक का नेम होता है। जैसे स्पेशल क्रॉसिंग में क्या लिख देते हैं, जैसे मान लिया एसबीआई लिख दिया, मान लिया, उसका पेमेंट सिर्फ एसबीआई को होगा। और जनरल क्रॉसिंग है तो उसका पेमेंट किसी भी बैंक को हो सकता है। द पेमेंट मस्ट बी मेड इन ड्यू कोर्स। देखो, कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन तो बार बार एक है कि सब कुछ माफ है, लेकिन वो माफी आपको कब मिलेगी? जब आप पेमेंट इन क्या करेंगे? ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स करेंगे, यानी सारी चीजों को देखते हुए पेमेंट करेंगे। और कंडीशन तो आपको फॉलो करनी ही करनी है, ठीक। अच्छा, अब एक बात आती है कि कोई गलती हो जाती है आपसे और उसमें ये पाया जाता है कि आपकी वजह से गलती हुई है, स्पेशल गलती, ठीक है। तो उस लॉस को बियर करना पड़ेगा आपको। क्या? अगर आपने क्रॉस चेक एक पर्सन को था और अदर देन बैंकर कर दिया, जिस बैंक का नाम लिखा था उसके अलावा कहीं कर दिया, एसबीआई लिखा था और उसका पेमेंट कहाँ कर दिया? पीएनबी में कर दिया, ठीक है। उस कंडीशन में shall be liable to true owner of the check for any loss he may sustain owing to such payment। तो 129 में क्या मिल रही है बैंक को? क्या मिल रही है? पेनल्टी मिल रही है। 128 में तो उसे कह रहा था प्रोटेक्शन मिल रहा है, और 129 में क्या मिल रही है? पेनल्टी मिल रही है, ठीक है। अब एक बात और आ गई, चेक क्रॉस स्पेशली है। अगर चेक स्पेशली है टू मोर देन वन बैंकर है, यानी उसमें 3-4 बैंकों के नाम लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट टू एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन शुड नॉट बी पेड बाय द पेइंग बैंकर। तो अगर एक से ज्यादा बैंकरों के नाम उसमें है तो उसका पेमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर वो एक एजेंट की तरह पेमेंट लेता है तो करना है। फिर देख लीजिए इस लाइन को, चेक क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर।
उसमें 2-3 बैंकों के नाम रखे, एक्सेप्ट टू एन एजेंट, कोई कलेक्शन का एजेंट बन के पेमेंट लेने आ रहा है तो आप करेंगे, लेकिन वो खुद बैंक बन के पेमेंट लेने आ रहा है तो उसका पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि तो अगर मोर देन वन बैंकर का कैसा फॉर्मेट होगा, एक बार बताएंगे आप? मतलब वो क्या इसमें हो ऐसे हो सकता है? सकता है, ऐसे हो सकता है, PNB कॉमा या स्लैश SBI स्लैश UPI, ऐसे लिख दिया उसने। तो आप इसमें से किसी भी बैंक को पेमेंट तो कर सकते हैं, कब? जब वो क्या बन के आएगा? एजेंट। एजेंट बन के आएगा, वो मालिक बन के नहीं आएगा। यानी पहले वो आपने केनरा बैंक में जमा किया, केनरा बैंक से वो आया SBI में, SBI से आया वो UBI में, तो ऐसे बीच वाले बैंकों को दे सकते हैं, क्योंकि वो सब क्या बन के आ रहे हैं उस चेक के? एजेंट बन के आ एजेंट। रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट पेमेंट उसका नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरह से क्लियरिंग में होगा ना सर, ये जैसे हाँ क्लियरिंग में होता होगा, मतलब बहुत मतलब प्रैक्टिस में नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट टू जैसे किसी कस्टमर बैंक का सर और पर्सन। चेक है सर, एक मिनट, एक पूछ रही है कोई, जो पूछ रहे हैं पहले एक बताओ। हाँ बोलो। सर किसी इसका मतलब बैंक ये का, है कि सर आप पूछ लीजिए। पूछ लीजिए मैडम, पूछिए मैडम, पूछ लीजिए आप। चलो सर मेरा मैडम कहने पूछो का आप। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब किसी पर्सन को नहीं होगा, और जो होंगे वो बैंकर ही होंगे, मतलब हाँ एजेंट जो होंगे वो बैंकर ही होंगे बिल्कुल ऐसा। ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि बैंक ही किस फॉर्म में काम करते हैं हमेशा? एजेंट के फॉर्म से। एजेंट के फॉर्म में करते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है वो चेक कलेक्शन में होता है, तो ऐसे सारे लोग क्या हैं, एक एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलो आप इतना इस चीज को प्रॉपरली अपने माइंड में, इतनी हमारी चर्चा हो चुकी है तो ये दिमाग में रहेगा आपको। ठीक है, अच्छा इस अब तरह की स्थिति तो सर सिर्फ क्लियरिंग में ही आएगा ना सर? हाँ क्लियरिंग में आएगा, कलेक्शन का मतलब ही क्या है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो लोकल भी लगती है, जहां पे छोटी जगह पे जहां क्लियरिंग नहीं लगती, 2 बैंक होते हैं अगल बगल, होता है अभी भी तो गांव वहां में पे ऐसा। बैंक, तो बैंक वहां पे ऐसे बाय पोस्ट भी भेज देते हैं क्या? भेजती भी हैं, और वो अगल बगल वाला में वो बाई हैंड ले जाते हैं कि भाई ये तुम्हारा चेक है, वो उसका वहां अकाउंट खुला होता है आपका, ऐसा कुछ। तो क्या वहां से एनईएफटी हो जाता है सर? NEFT नहीं, OBC होता है, उनका वहाँ अकाउंट खुला होता है, वहां पर अकाउंट खुला होता है, वो उसमें डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है, चलो। कलेक्शन ऑफ चेक, ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, यानी बैंक की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। देखो इसमें 3-4 बैंक आते हैं, देखना जरा ध्यान से। एक तो वो बैंक होता है जहां कस्टमर का क्या होता है, अकाउंट होता है। ठीक है, एक वो बैंक होता है जहां पर, जहां का चेक होता है, जहां का चेक होता है। चेक में ऐसा होता है ना, यहाँ पे बैंक का नाम लिखा रहता है। जैसे मान लिया किसी कस्टमर का अकाउंट PNB में है, उसने एक चेक जमा किया जो कहाँ का है, SBI का है। ठीक है, तो इसमें कलेक्टिंग बैंक कौन है, ये वाला। पेइंग बैंक कौन है, ये वाला। ठीक है, और जो प्रोटेक्शन मिले थे अभी तक जो हमने देखे, वो किसको मिल रहे थे, जरा बताओ तो? पेइंग बैंक को। पेइंग बैंक को मिलते हैं। ठीक है, ये जो पेइंग बैंक है इसको मिल रहे थे सारे प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहां पर कौन आ गया? अच्छा, पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन पता है क्यों मिल रहे थे? कोई बताएगा लॉजिक क्या है, क्यों इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? बोलो। क्योंकि उसका सर कस्टमर नहीं है, उसके पास चेक आ रहा है क्लियर के लिए। उसे पता ही नहीं कि कस्टमर ने, जिसने चेक जमा किया है, उसका अकाउंट वास्तव में इस नंबर का है या नहीं, उसे पता ही नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है? इस बैंक की जिम्मेदारी है कि वो सही बंदे का चेक को ही कलेक्ट करे। ठीक है, कलेक्टिंग बैंक का। हाँ। अगर मान लिया आपके पास आया, वो राम का चेक था और आपकी दोस्ती थी, आपने श्याम के अकाउंट में मंगा लिया, तो ये तो पेमेंट कर देगा ना, इसे तो पता ही नहीं श्याम कौन है राम कौन है, इसके पास तो जो लिखा हुआ आया। क्योंकि ये जो पेमेंट करता है ये कस्टमर को ना करके किसको करता है,
बैंक को करता है। बैंक को करता है, वो नहीं मालूम कि कस्टमर कौन है, ये जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कुछ जिम्मेदारी है कि अगर वो ये भी कुछ किसी भी चीज का कलेक्शन कराता है बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कलेक्टिंग बैंकर में हेल्ड लाइबल टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक फॉर रॉन्गफुल कन्वर्जन इफ यू कलेक्ट ए चेक फॉर ए पर्सन हु इज नॉट नो टाइटल टू इट, मतलब उसका नहीं था फिर भी चेक कलेक्ट कर लिया। कन्वर्जन मीन्स रॉन्गफुल और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, मतलब किसी राम का चेक श्याम में जमा कर दिया उसने। ठीक है, कलेक्टिंग बैंक इज प्रोटेक्टेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब कलेक्टिंग बैंक को भी कुछ क्या मिले हुए हैं यहाँ पे, प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। कौन से सेक्शन मिले हुए हैं, कौन एक और आ गया प्रोटेक्शन का सेक्शन, कौन सा आ गया है 131। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि अगर आपको करने हैं तो आपको पता है आपका कस्टमर है, तो आपको कस्टमर की क्या पूरी करनी है, फर्स्ट कंडीशन क्या पूरी करनी है, केवाईसी पूरी करनी है। ठीक है, अगर आप केवाईसी नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप कुछ फ्रॉड के लिए जा रहे हैं। ठीक है, केवाईसी गाइडलाइन पूरी करनी है। दूसरा, वो चेक क्रॉस्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताता हूं मैं आपको, आपके पास एक चेक आ गया, सपोज ये क्रॉस नहीं है, और उस चेक को उसने अपने अकाउंट में क्या कर लिया, जमा कर लिया, आपने कलेक्शन के लिए भेज दिया और कुछ गड़बड़ हो गई, तो इस लाइन में आएगा या नहीं आएगा, बोलिए। किस लाइन में सर? सेकंड वाली लाइन में कवर होगा या नहीं होगा? सर यदि उसमें तो ये बोला गया है ना कि व्हेन द बैंकर एड्स क्रॉसिंग टू एन अनक्रॉस चेक, मतलब इसमें तो क्रॉसिंग है ही नहीं ना, हाँ नहीं तो है, ये तो नेग्लिजेंस ही है। नहीं इसमें क्रॉसिंग नहीं है और उसने कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब देखो एक बहुत स्पेशल बात लिखी है, नॉट अवेलेबल व्हेन द बैंकर एड्स क्रॉसिंग टू एन अनक्रॉस चेक। अगर बैंक आपने उसमें 2 लाइन खींच दी, आपने उसमें 2 लाइन अगर खींच दी तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है पता है आपको? सर कभी कभी है? खींच दे सर, कभी मिलता खींच है। देते हैं, कौन चेक कर रहा है? अगर ये साबित हो जाए कि भैया जो हमने चेक जमा किया था वो क्रॉस नहीं था, आपने इसे जानबूझ के क्रॉस खींचा, कि आपको कलेक्टिंग बैंकर का क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। प्रोटेक्शन। बट सर स्पेशली मशीन नहीं लिखा करती हुआ ऐसा, है। मशीन तो ऐसा नहीं करती है सर। नहीं, चेक एक बार तो हाथ में आता ही है। कस्टमर। हाँ, तो सर वो डिपेंड करता है ना चेक हाथ अच्छा में कब वो आ रहा वाली, वो उस मशीन की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो फोटो स्टेट देती है। हाँ जी। हाँ तो वहां पकड़े जाओगे आप। ठीक है, तो अभी सारे बैंकों में तो ऐसा हुआ नहीं है, कुछ बैंक जो है जो काउंटर पे चेक दे जाते हैं, तो मशीन से तो जमा करने में वो आपको फोटो स्टेट दे रही है कि ऐसा चेक दिया था आपने, और उसके बहुत बाद जगह आप, तो बॉक्स में डाल दिया जाता है। हाँ बॉक्स में डाल देते हैं कई जगह, तो इस तरह। ठीक है, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना आप। ठीक है, द बैंकर एक्ट इन गुड फेथ एंड विदाउट नहीं, ये भी कंडीशन है कि बैंकर को, ये तो हर एक जगह कंडीशन है, लापरवाही तो किसी मामले में एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक कोई केस वगैरह है, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो इंडोर्समेंट क्या आ गया बस। इंडोर्समेंट अभी पीछे हमने देखा कि इंडोर्समेंट का प्रोटेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन में है प्रोटेक्शन इंडोर्समेंट का? 85(1), 85(2). 85। ए, ठीक है, 89 में किस चीज का है? मटेरियल अल्टरेशन। 128 में किस चीज का है? 128 ड्राफ्ट। पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का है। क्रॉस चेक। ठीक है, आपके पास इतने प्रोटेक्शन आए, और एक प्रोटेक्शन आया था कलेक्टिंग बैंक को, कौन सा वाला था? 131। लास्ट वन 131। 131 से। तो इतने आपके पास ये अभी तक
प्रोटेक्शन आ गए। यानी बैंक वाला जो स्टाफ है उसकी भी तो नौकरी खतरे में है, ठीक है। तो उसको इतनी तरह से वो क्या है, बस उसने दो बात बोली है बार बार, बैंक वाले को क्या नहीं करना है, सर गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। हाँ ये बात बात बाद में। और एक और है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है, पेमेंट ड्यू इन, कोर्स। ड्यू ड्यू कोर्स। कोर्स। ठीक है। ये जो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर को आप एक तरह से एनआई एक्ट के चैप्टर की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी धाराएं हैं, सेक्शन है, वो सब कौन से एक्ट की हैं, एनआई एक्ट की है, ठीक है। चलो अब बात आती है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कहां कहां हो सकता है, यानी जो चेक है, चेक के फ्रंट में, बैक में, और कहां, फ्रंट में और एक एंडोर्समेंट हो पेज सकता है। लगा कर भी सर हो फ्रंट सकता में है सर। एंडोर्समेंट हो सकता है। हो सकता है सर। सर फ्रंट में कभी देखा तो नहीं है, पता नहीं। चलो थियोरेटिकल हो सकता है, आपको भी याद रखना है, हो सकता है। देखो, और ये जो एंडोर्समेंट है, इसमें बोलता है व्हेन द मेकर और होल्डर, दोनों लोगों के लिए बोल दिया उसने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन सच मेकर फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन के पर्पज से, यानी उस चेक को किसी को ट्रांसफर करना है, उसका डिस्पोजल करना है, उसकी कलेक्शन करनी है ऑन द बैक और फेस और ऑन ए स्लिप पेपर। अगर आपने देखा हो कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो चेक या ड्राफ्ट आते हैं, तो उनके साथ एक टाइप्ड लेटर आता है, उसमें लिखते हैं चेक नंबर ये हमारे स्टाफ की सैलरी है, इनको इन इन खातों में डाल दिया जाए। ये सब क्या चीज है, एंडोर्समेंट है, ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, बैक, फेस और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर, ठीक है। दे आर सेट टू इंडोर्स द सेम, यानी ये कौन से उसमें है, सेक्शन 15 में। इन प्रैक्टिस एंड एंडोर्समेंट इज मेड ऑन द बैक और द चेक ऑन द, तो उसने बोला प्रैक्टिस में फेस वाला मामला देखा नहीं गया, लेकिन लॉ है, ठीक है। फेस पे क्यों नहीं करते इंडोर्समेंट, कि चेक डिफेस ना हो जाए, यानी उसमें लिखते लिखते कहीं जब भर ना जाए चेक, कुछ लिखा हुआ कोई कट ना जाए, इसलिए बैक वाला जो है। और जो पेपर अटैच करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलाउ। एलॉन्जी से, एलोंग होता है ना, एलोंग, एलॉन्जी हाँ बोलते हैं इसको, एलॉन्जी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, चलो अब एंडोर्समेंट अभी हमने 15 पे बात करी हमने, ठीक है। तो 15 से लेके 17 तक के एंडोर्समेंट है, कौन कौन से। 15 में तो ये बताया गया खासकर से कि इस पे हो सकता है, तो क्या बोलता है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, यानी जहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। तो इसको कौन सा बोलते हैं, ब्लैंक इंडोर्समेंट, सेक्शन 16, ठीक है। अधिकतर ये कब होता है, जब कोई बियरर वगैरह के चेक होते हैं ना, तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे साइन करो और पेमेंट ले लो, ठीक है। अब आता है इंडोर्समेंट इन फुल। फुल में क्या होता है, प्रॉपरली लिखा होता है, क्या, अंडर दिस इंडोर्स द इंडोर्सर कंफर्म दैट ही हैज ट्रांसफर हिज राइट, लिखता है कि इस चेक का मनी इस पर्सन को दे दिया जाए, एंड अटेस्ट दैट प्रायर इंडोर्समेंट आर जेन्युइन, और ये भी कहता है कि इससे पहले के जितने भी इंडोर्समेंट हैं वो जेन्युइन है, क्योंकि बैंक बीच के सारे इंडोर्समेंट को चेक नहीं कर सकता, इसीलिए एंडोर्समेंट में क्या मिला है बैंक को, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मिला सर। ठीक है। क्योंकि आप अपने कस्टमर को तो जान सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो 5 लोगों ने एक के बाद एक के बाद एक को दिया है, उसको नहीं जान सकते, इसलिए प्रोटेक्शन मिला हुआ आपको, ठीक है। कंडीशनल इंडोर्समेंट, कोई ऐसी कंडीशन लगा दी उसने, तो उसने क्या हुआ,
कि इंडोर्स बाइंड हिमसेल्फ टू पे इन केस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, ही एक्सक्लूड्स हिज लायबिलिटी। देखो वो कहता है कि भैया पेमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर ये डिसऑनर होता है तो मेरी लायबिलिटी नहीं है। ऐसा अक्सर कब होता है? जब ए से बी को, बी से सी से डी को, ऐसा होता है ना, तब कोई भी बंदा उसमें इंडोर्समेंट करते समय क्या लिख सकता है कि ही एक्सक्लूड हिज लायबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे इंडोर्समेंट को क्या बोलते हैं? कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और है, अब ये एक शब्द है, देखो इसको ध्यान रखना है, विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स का मतलब कि भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लाइबिलिटी को हटाने का टेक्निकल वर्ड है, विदाउट रिकोर्स, जिसको हम टेक्निकली सेंस रिकोर्स भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड नोट कर लेना, बुक है तो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ऑल्सो इफ द राइट ऑफ इंडोर्सी टू रिसीव द अमाउंट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट। अब कई बार क्या होता है, वो कहता है कि अगर ये प्रोग्राम होगा तभी इसका पेमेंट करूंगा। ये वो वाली कंडीशन नहीं जो हमने चेक में बोली थी। हमने तो बोला था कि अगर आज रात को चंद्रमा 9 बजे इतने साइज का दिखाई देगा तो चेक का पेमेंट होगा, ऐसी कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन कैसी है? जैसे कि अगर मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी तभी इस चेक का भुगतान किया जाए। ठीक है, तभी इसका भुगतान किया जाए। दिस कंडीशन मे बी अ कंटिजेंट इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन, यानी कंडीशन कंटिजेंट इवेंट है। ठीक है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस सेक्शन 52 में इस बात को बताया गया है कंडीशन के बारे में। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव, तो रेस्ट्रिक्टिव किसी कंडीशन में क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड द राइट टू नेगोशिएट और टू रिसीव इट्स कंटेंट फॉर द यूज ऑफ इंडोर्सर इज रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। अब जैसे क्या लिखा हुआ है, पे टू नलिनी मुंबईकर ओनली, तो ये कैसा इंडोर्समेंट है? रिस्ट्रिक्टेड। यानी इसके बाद अब ये कहीं नहीं जा सकता। अगर यहां ओनली नहीं लिखा होता तो नलिनी मुंबईकर क्या कर सकती थी? इसको एंडोर्स कर सकती थी। आगे एंडोर्स कर सकती थी कि नहीं मेरी बहन को दे दो, उसकी बहन अपनी दोस्त को कर सकती है। तो जब यहां पे कर दिया इंडोर्समेंट तो क्या हो गया? कैसा इंडोर्समेंट हो गया? रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो गया। ठीक है, फिर क्या है? ये सर फैकल्टेटिव। चेक में कैसे करेंगे सर ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट? कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि इसका पैसा यही ले, ये किसी और को ना दे दे। तो चेक पे क्या किया जाता है इसमें सर? इसमें लिख देंगे टू नलिनी मुंबईकर, ओनली वर्ड लगा देंगे उसके आगे, नाम के आगे ना, उसके नाम के आगे ओनली वर्ड लगा ओनली देंगे। ओनली लगा दें, ओके सर। ठीक है, चलो। अच्छा, फैकल्टेटिव, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडोर्सी मस्ट गिव ए नोटिस टू डिसऑनर टू इंडोर्सर बट द इंडोर्सर मे वेव दिस राइट इन राइटिंग इन द इंडोर्समेंट। जैसे इसमें लिखा हुआ पे टू श्रीमती मनोरमा और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, यानी ऐसा चेक अगर बाउंस हो जाए तो क्या होगा? कोई भी जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती। फिर समझ लो, पहले ही उसने लिख दिया, क्या लिख दिया? नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। आप उसके अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते? डिसऑनर का केस नहीं कर सकते, उसने पहले ही लिखा हुआ है इस बात को। ठीक है, द एंडोर्सर हाउएवर remains liable to the endorsee for non payment of the इंस्ट्रूमेंट। ये किसको? देखो ए बी सी डी, ए ने बी को किया, बी ने सी को, सी ने डी को। अब जब बाउंस हुआ
तो इसने तो लिखा हुआ था कि भैया मेरा कोई डिसऑनर का वो नहीं बनेगा, तो ये तो बच गया। और कौन नहीं बचेगा बताओ, ए, बोलो। ए नहीं बचेगा, ये बच जाएगा, ये बच सकता है लिख करके, लेकिन ये नहीं बच सकता। तो इसमें बोला हुआ द इंडोर्सर हाउ एवर रिमेन लाइबल टू द इंडोर्सी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि केस वाला मामला तो बनेगा, केस वाला मामला तो बनेगा, बट ये जो सी जो बचा, ये केवल लाइबल अगर होगा तो किस चीज के लिए होगा, मतलब पैसा तो देगा वो बाद में आपको कैसे भी देगा, लेकिन जो ये 138 वाला होता है ना, डिसऑनर वाला बाउंसिंग वाला केस, वो नहीं चलेगा। किस पे नहीं चलेगा? बी पे, सी पे। सी पे नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अपने आप को क्या कह दिया, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। तो इसको कौन सा इंडोर्समेंट बोलते हैं? facultative, फैकल्टेटिव। ठीक है, चलो। अब क्रॉसिंग ऑफ क्या आ गया? चेक। अभी तक इंडोर्समेंट की बात थी, अब क्या आ गई? क्रॉसिंग की। तो क्रॉसिंग में क्या बात आती है, देखो इसने बोला हुआ है क्रॉसिंग ऑफ द चेक कन्वे दिस मैंडेट टू द ड्रॉअर। यहाँ पर ये क्रॉसिंग के बारे में बोला हुआ है 121 से 131। तो पीछे अभी हमने 131 की कहीं बात करी थी? कोई यस 131 सर। आया था हमारे? सर करी थी हाँ सर, आया ये था। है। प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग 130। बैंकर। हाँ, तो कलेक्टिंग बैंक को अगर वो क्रॉस चेक को लेता है, ये है देखो, कलेक्टिंग बैंक प्रोटेक्टेड, तो 131 में उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्रॉप जो क्रॉसिंग है 138 की, 123 की। 123 क्या है? सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कौन सी क्रॉसिंग? जनरल। जनरल में एंड कंपनी लगा, यानी उसका प्रॉपरली क्या नहीं लिखा, नेम नहीं लिखा। ठीक है, और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है? इन एडिशन टू क्रॉसिंग द नेम ऑफ द बैंकर, अगर बैंकर नाम आ गया। ठीक है, तो 124 में। ठीक है, अब अगला आता है such check should be paid to the drawer banker only to whom is crossed or his agent collection। तो कलेक्शन के लिए 126 ये दोनों के लिए लागू है कि या तो उसको पेमेंट होगा, ठीक है, दिस मेक्स द चेक पेबल ओनली टू द स्पेसिफाइड बैंकर फॉर दिस रीजन बैंक पुट क्रॉसिंग स्टैंप ऑन द चेक रिसीव। अब देखो एक बात आती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भी क्लियरिंग में बैठते हैं, जैसे ही आपके पास सारे चेक आ गए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप ये बताओ। मैं चलो सीटीएस क्लियरिंग का स्टैम्प देते हैं सर। आगे पीछे? आगे सर, फ्रंट में। अच्छा, और क्या करते हैं? यूवी, अल्ट्रावायलेट लाइट टेस्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, और और किसी का क्रॉसिंग है कि नहीं, और बैंक का मारा हुआ पीछे हाँ, कलेक्शन का, वो चेक कर नहीं लेते हैं सर। पीछे नहीं। देखो आपके तो पास सामने ही चेक रहता है आया, वो चेक। अगर उस चेक में पहले से किसी बैंक की क्रॉसिंग है तो आपको तो एक्सेप्ट नहीं करना है चेक को, रिटर्न तुरंत। रिटर्न करना है। और अगर गलती से किसी बैंक की क्रॉसिंग है तो आप उसे कब एक्सेप्ट करेंगे? जब उस बैंक ने एक स्टैंप लगाई। क्या क्या All स्टैंप ऑल our और होती है? stamp ऑल और cancelled. स्टैम्प कैंसिल। ऑल और स्टैम्प्स आर कैंसिल। कैंसल्ड, तो ही लेना है आपको। ठीक है, और अब आपके पास आ गया, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक की ऐसी वाली मोहर लगानी है, जिसमें आमतौर पर आपके बैंक का नाम, कई बार बैंक का पता भी होता है, ब्रांच का पता भी होता है, कई बार फोन नंबर भी होता है। बहुत छोटी सी, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी स्टैम्प बनती है, तो वो स्टैम्प आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टैम्प आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम, क्यों? क्योंकि जब आपकी स्टैंप लग जाएगी तो उस चेक का यूज कोई और बैंक नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अगला, नॉट नेगोशिएबल। ये बहुत लगी हुई देखी होगी आपने कई बार, जो इनकम टैक्स वगैरह के चेक वगैरह आते हैं, रेलवे के चेक आते हैं, उसमें होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि रिमूव्स द नेगोशिएबल कैरेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड the transferee cannot have a better title than
what the transferer had, यानी वो कहता है कि अगर उसमें ये स्टैंप लग जाए तो उसमें क्या होता है, उसको फिर आगे आप नहीं बढ़ा सकते, उस चेक को कहीं और नेगोशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग, ये तो बहुत सिंपल क्रॉसिंग है, अधिकतर देखी होगी, अकाउंट पे, ठीक है। दो नॉट स्पेसिफाइड इन एन एक्ट, इट इज प्रैक्टिस वाइडली फॉलोड, दिस इज a direction of collecting bank to collect the proceeds of the paying bank account only. RBI has directed to the bank to collect account pay checks only for the named pay, यानी जिसका नाम लिखा होगा उसी के नाम पर वो उसी के अकाउंट पर कलेक्शन करना। तो ये बात थी हमारी किस बात की, क्रॉसिंग की। ठीक है। क्रॉसिंग आफ्टर इशू ऑफ द चेक, अब देखो अभी पीछे बात आई थी ना, क्रॉसिंग आफ्टर इशू ऑफ द चेक, इफ द चेक इज नॉट क्रॉस द होल्डर ऑफ द चेक में क्रॉस इट, कौन कौन कर सकता है, होल्डर, बैंक नहीं, अकाउंट होल्डर। हाँ अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर नहीं, जिसको भी उसने चेक दिया है, मान लिया राम को दिया, वहां पे उसने सिर्फ क्या लिखा, राम, तो राम चाहे तो उसमें ऐसी लाइनें मार सकता है जिससे कि खोए अगर तो उसका पेमेंट अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ किसको हो, राम। राम को। ऐसा हो सकता है वो रा- दूसरे राम को हो जाए, दूसरे राम, कोई भी राम को हो सकता हो है। सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटर क्या रहता है, जब भी आप चेक लें राम के आगे क्या लिखवा लें, अपना अकाउंट नंबर। अगर आपने राम SBI अकाउंट नंबर ऐसे लिखवा लिया तो फिर वो चेक खो भी जाए तो बिल्कुल आपको ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा किसी को। ठीक है, बस मेरी क्लास में। चलो आगे देखो। तो पहला बोला होल्डर कर सकता है, दूसरा द चेक इज क्रॉस जनरली, द होल्डर में क्रॉस इट। अब देखो सिर्फ क्या था उस पे, सिर्फ क्या था, दो लाइन। अब इसने क्या लिखा, उसमें लिख दिया, क्या लिख दिया, SBI। SBI लिख दिया, तो उसने उस क्रॉसिंग को कैसा बना दिया, जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉस। स्पेशल बना दिया। ठीक है, ऐसे ही वो उस पे क्या डाल सकता है, नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल डालते ही राम अब उसको कहीं पर भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे चेक के बारे में था, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन छोटी छोटी जो पहले आते थे ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इस बार का पैटर्न का पता नहीं कि 100 क्वेश्चन होंगे या 120 होंगे, तो लेकिन अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से बहुत आते हैं। ठीक है, अब इसमें छोटा सा पार्ट और रह गया, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। হ্যাঁ ठीक है, বলো। बोलिए। হ্যাঁ হ্যাঁ 14টা প্যাকেট আছে কিনা ওগুলো দেখে নিয়েছিল না ওই কারণে। এই জলপানি নিয়েছে আবার কিছু। सर घर की बातें चल रही है। सर इसका क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है? कौन सा वाला, इसमें से हाँ इस एक चैप्टर ऐसी से। केस बता देगा कि SBI ने एक चेक लिया, राम के नाम था, वो कलेक्शन भेजा PNB में, PNB में उसमें डेट में ऐसा मिला वैसा मिला, किसका लाइबल कौन होगा, बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब रियल इवेंट होती है ना जो, ऐसा कुछ केस होगा। जी। ठीक है।
Hello, good evening everyone. मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एक सेकंड दीजिए प्लीज। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग मॉड्यूल सी का हमारा टॉपिक है यूनिट 24। 25 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कैपिटल बजटिंग पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, काफी टाइम हो गया है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और हमने इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर और आईआरआर मेथड, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब चीजों को डिस्कस किया था। तो वो हमारा यूनिट 25 था। तो अभी हम आज क्या करेंगे? यूनिट 24 करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, देखिए मॉड्यूल ए जो है ना, मॉड्यूल ए में हमारे जो चैप्टर्स रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो है हमारे, एक बार मैं बता देती हूँ, ये लास्ट के जो चैप्टर है 9, 10, 11, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हमारे इसमें से पेंडिंग है मॉड्यूल ए में। मॉड्यूल बी में ना सिर्फ एक चैप्टर, दैट इज 18, ये मैंने आप लोगों को बोला, ये आप लोग रीड करेंगे इसको ना, ठीक है। और मॉड्यूल सी में ये तो हमारे अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। ये अभी मैं 18 आप लोग खुद से करेंगे, 9, 10, 11 मैं कराऊंगी, ठीक है। एक्चुअली छोटे छोटे चैप्टर से तो मैं सोच रही हूँ इन तीनों को मर्ज करके ना एक साथ ही ले लिया जाए, सो दैट कि ये जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, और तीनों सिमिलर नेचर के ही चैप्टर्स हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉड्यूल सी में क्या क्या बचा हुआ है, मॉड्यूल सी में हमारा बचा है अभी यूनिट 21, 22, 23 और 24 मैं अब करा रही हूँ, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ। 25 हम लोग कर चुके हैं, 26, 27 एंड 28, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 24 हम लोग करें, फिर उसके बाद 26 करेंगे, 27 करेंगे, 28 करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये सब सिमिलर नेचर के चैप्टर्स हैं, तो इनको पहले कंप्लीट कर लेंगे अप टू 28। फिर उसके बाद हम लोग 21, 22, 23, 23 जो है वो फॉरेक्स का चैप्टर है, ये आप लोगों को सर कराएंगे, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है। और जो 21 और 22 है ये आप लोगों को मैं कराऊंगी। तो हम लोग पहले ये 3 चैप्टर्स करेंगे, ये इंक्लूडिंग 24, ये चैप्टर्स करने के बाद फिर हम लोग किसमें आएंगे? फिर हम लोग 21 और 22 करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मॉड्यूल सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल डी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो अब जो कमिंग सैटरडे संडे है, हर सैटरडे संडे को मैं आप लोगों के लिए अब एक मतलब उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक आपको एक पेपर टाइप देंगे, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे उन चैप्टर्स के जो हो चुके हैं। हालांकि मैक्सिमम पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल फिर भी जो चैप्टर्स नहीं हुए होंगे तो उनको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे संडे या जैसे अब ये सेकंड सैटरडे, तो इसमें सैटरडे संडे में से किसी भी एक दिन दे देंगे, और फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस कर लेंगे। और जब संडे होगा तो उसमें सिर्फ संडे को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा जो क्लास होगी उसको 1 आवर का ना करके उसको एटलीस्ट 2 आवर्स रखेंगे, सो दैट की जो डिस्कशन है वो हो सके और आप लोगों का इसके थ्रू रिविजन भी हो जाए, ठीक है।
तो ये अभी तक की अप्रोच है हमारी, फिर आगे जैसे भी होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है यूनिट 24 मॉड्यूल सी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का ही मीनिंग क्या होता है। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का एक तो नॉर्मल मतलब हमारा क्या होता है, ये जो शेयर कैपिटल जिसको हम समझते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी कंपनी जो है वो फंड जो रेज कर रही है, वो जो भी फंड रेज कर रही है मार्केट से, अब कहाँ से फंड रेज कर सकती है ये आप सबको पता ही है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल, इसके अंदर हमारा क्या आता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। ये दो टाइप के शेयर कैपिटल्स हम लोग फंड रेज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, बैंक से हम लोग टर्म लोन ले सकते हैं, तो बैंक लोन्स हो गए। उसके अलावा डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, या फिर और कोई इस तरह की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। तो ये सब हमारे क्या होती है, ये सब हमारे सोर्सेज या आप कह लीजिए हमारे मेथड्स होते हैं जहां से हम फंड को रेज कर सकते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, या फिर आप कह लीजिए एक वर्ड पोर्टफोलियो, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का इन चीजों को लेके क्या प्रपोर्शन है, क्या रेशियो है, या कह लीजिए क्या पोर्टफोलियो है, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा जो टर्म है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शायद मैंने बताया होगा, ठीक है। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कैपिटल को रेज कर रहे हैं, फिर चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे आप डिवेंचर से फंड रेज कर रहे हैं या बॉन्ड से कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी सोर्स से फंड रेज करेंगे तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके अंदर क्या आता है, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि इसके अंदर अगर शेयर कैपिटल की मैं बात करूं तो क्या होगा, डिविडेंड होगा। बैंक लोन में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। डिवेंचर में भी इंटरेस्ट होगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, विद प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो लेकिन बाद की बात है, उसको हम अभी नहीं करेंगे, एक नॉर्मल हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो डिविडेंड, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, इसके अलावा अगर मैं शेयर कैपिटल के पॉइंट में बात करूं तो कॉस्ट ऑफ इशू, जब मैं शेयर्स को इशू करूंगी तो उसमें भी तो मेरी कुछ कॉस्ट आएगी ना, ब्रोकरेज, कमीशन। तो जो भी मेरा खर्चा होगा इस फंड को रेज करने में, एक तो जो करते टाइम आएगा, जैसे कि हमारा इशू एक्सपेंसेस हो गए, हमारा ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे, प्लस जो एक रेगुलर हमारा एक्सपेंस होगा डिविडेंड या इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो भी। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि किसी भी मेथड से अगर आपने फंड रेज किया है तो उसमें आपका कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आई होप ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम लोग यहां से डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड दीजिए। देखिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम लोग, ये चीजें मैंने आपको बता दी, फिर दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, बिजनेस को क्या चाहिए, मनी चाहिए। बिजनेस को कैरी करने के लिए किन किन चीजों को कैरी करने के लिए चाहिए होता है हमें पैसे, एक तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करनी है, प्लांट मशीनरी परचेज करनी है, या ऑफिस का कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, तो इसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है या पैसे की जरूरत पड़ती है। दूसरा हमारा खर्चा क्या होता है, दूसरा हमारा खर्चा होता है करंट एसेट्स को लेके, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर हम क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल को हम लोग परचेज करेंगे किसमें, या कन्वर्ट करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, एसेट्स में, सॉरी फिनिश गुड्स, ठीक है। गुड्स में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उनको सेल कर देंगे। वो क्रेडिट पे भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है। तो किन किन चीजों के लिए हमें मनी चाहिए, एक तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, दूसरा करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए। करंट एसेट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही कामों के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और बिजनेस में जनरली ये दो टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं कि इन दोनों में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिक्स एसेट्स में भी और करंट एसेट्स में भी। करंट एसेट्स में क्या होता है कि जो साइकिल है वो शॉर्ट पीरियड का होता है और जल्दी ही इससे रिकवरी हो जाती है। जैसे कि सपोज अगर मैंने अपना जो रॉ मटेरियल को मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इसको सेल किया, इन केस मान लीजिए कि सेल मेरी क्रेडिट पे हुई, तो ज्यादा से ज्यादा जो डेटर्स और ईयर का हम जो टाइम पीरियड मानकर चलते हैं ना, तो हम जनरली 2 to 3 मंथ्स मान के चलते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मंथ्स में हमारा ये जो अमाउंट है ये रियलाइज हो जाएगा। ये जो साइकिल है वो हमारे कैश को दोबारा से कैश में कन्वर्ट करके दे देगा हमें। तो करंट एसेट्स के लिए जिन फंड्स की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, लेकिन फिक्स एसेट्स को रेज करने के लिए हमें जो फंड्स की जरूरत होती है वो होते हैं जनरली लॉन्ग टर्म फंड। जैसे कि हमने बैंक से टर्म लोन ले लिया, या फिर हमने
डिबेंचर्स के थ्रू हमने फंड रेज किया और फिर उससे हमने एसेट परचेज कर ली, ठीक है, या फिर हमने शेयर्स इशू किए तो वहां से जो फंड रेज हुआ उससे हमने कोई एसेट परचेज कर ली, या कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो इस तरह से हम लोग जो मनी जो जरूरत होती है बिजनेस में, वो दो टाइप से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। फिक्स एसेट में लॉन्ग टर्म वाली यूज करते हैं, करेंट एसेट्स में हम लोग शॉर्ट टर्म वाली यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्म क्या करती है, मनी को अरेंज करती है लॉन्ग टर्म। अब ये जो लॉन्ग टर्म वाली जो मनी है ये कहाँ पर काम आती है, एक तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए काम आती है, और दूसरा किसमें काम आती है, करंट एसेट्स के कुछ पार्ट के लिए, पूरा नहीं, ठीक है। जो करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स के कुछ पार्ट को हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से भी हम क्या करते हैं, उसको फाइनेंस कर देते हैं, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि हम किसी करंट एसेट के लिए, मतलब हम ऐसे करते हैं, इसको ना वर्किंग कैपिटल कहते हैं, इस वाले पार्ट को। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करती हूँ, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। देखिए सपोज मैंने 10 लाख रुपीज का लोन लिया, ठीक है। अब इस 10 लाख में से मैंने क्या किया, 8 लाख रुपीज की तो मैंने एसेट परचेज कर ली, फिक्स एसेट, और ये मेरा लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, इसको मैं टर्म लोन TL बोल रही हूँ। तो ये मेरा टर्म लोन है 10 लाख रुपीज का, तो इसमें मैंने 8 लाख रुपीज जो है वो मैंने उससे अपनी फिक्स एसेट परचेज की, ठीक है। जो 2 लाख रुपीज है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डाल दिया वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट का वो पार्ट होता है जो हम लॉन्ग टर्म, जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं उससे हम लोग करंट एसेट्स को जब पार्टली फाइनेंस करते हैं, तो उस पार्ट को, लॉन्ग टर्म लोन के उस पार्ट को जिससे हम करंट एसेट को फाइनेंस कर रहे हैं, उस पार्ट को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका एक चैप्टर है, तो वहां पर भी डिस्कशन होगा, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपको इस चीज का रेफरेंस मिलेगा, बट अभी सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम लॉन्ग टर्म में से कुछ पार्ट करंट एसेट के लिए रख देते, तो उस लॉन्ग टर्म लोन के उस अमाउंट के उस पार्ट को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो क्या क्या चीज का रख सकते हैं सर लॉन्ग टर्म को? जी सर, जैसे में क्या क्या होगा इसमें? कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को रख सकते हैं इसमें? जी सर बिल्कुल, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट आपका, चाहे वो मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। दूसरी चीज जो नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म टू पार्ट फाइनेंस। ये देखिए दोबारा इसी पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं उसको जब हम फर्म उसको इस्तेमाल करती है कुछ पार्ट फाइनेंस करने के लिए, किसका, वर्किंग कैपिटल का। तो उस मार्जिन मनी को हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के जिस पार्ट को हम लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करते हैं उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक। चलिए ये जब वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर आएगा तो ये चीजें वहां पर दोबारा होंगी, तो वहां पर रिवाइज हो जाएंगी, तो अभी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब कैपिटल स्ट्रक्चर अगेन वैसे मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म मनी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी की, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो सोर्स होते हैं वो दो सोर्स होते हैं, एक हमारा होता है इक्विटी, इक्विटी में आप चाहें तो प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है, बट प्रेफरेंस जनरली कंपनी इशू नहीं करती है, वो वन टाइम या कभी कभार कर दिया तो कर दिया, बट जनरली इक्विटी होता है जो सोर्स होता है, मेन सोर्स। दूसरा हमारा क्या होता है, डेट। अब डेट के अंदर क्या क्या आता है, डेट के अंदर आते हैं डिवेंचर्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर टर्म लोन्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो डेट्स का मतलब डेट्स इंक्लूड डिवेंचर्स, टर्म लोन, बॉन्ड्स या एनी अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग अदर देन इक्विटी। अब अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी कैसा सोर्स ऑफ फंड होता है, वो इक्विटी क्या होता है, इक्विटी हमारी रिस्क कैपिटल होती है जो कि बिजनेस में लगाई जाती है। कौन लगाता है, ओनर्स लगाते हैं, क्योंकि जो भी इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं। और उनको बदले में क्या मिलता है, अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या मिलता है उनको, जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसका उनको, उसके थ्रू उनको क्या मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इक्विटी से जो हम पैसा उठाते हैं तो वो क्या होती है, वो एक तरह की रिस्क कैपिटल होती है। रिस्क कैपिटल इसलिए होती है कि इन केस अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको भी कोई डिविडेंड या कोई भी रिटर्न्स उनको नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो भी इक्विटी शेयर किसी भी कंपनी के परचेज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो कंपनी का ओनर बन जाएगा उतने पार्ट के लिए जितने पार्ट उसने शेयर्स को परचेज किया है, ठीक है। और रिटर्न में इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो, नहीं करती है तो नहीं मिलता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, जो डेट प्रोवाइडर्स होते हैं जो लोन देती हैं। अब डेट के अंदर मैंने आपको बता दिया ना
क्या क्या चीजें आएंगी? तो जो डेट प्रोवाइडर्स होते हैं वो ओनर्स नहीं होते हैं, नंबर 1। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक तरह से उधार देते हैं पैसा। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये पैसा उधार देते हैं टू द फर्म, और लेके और किस पे देते हैं पैसा उधार? कुछ टर्म्स पे, कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो पैसा उधार देते हैं कंपनी को, और वो ओनर्स नहीं होते हैं। और क्या टर्म्स होती है? वो टर्म्स होती है कि जी इतने टाइम बाद हम आपका पैसा वापस करेंगे, और जब तक पैसा हमारे पास रहेगा तब तक हम आपको इतना % एक फिक्स इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर फिर क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। ये टर्म आपको रट लेना है रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पोर्टफोलियो होता है डेट और इक्विटी का, या आप कह लीजिए कॉम्बिनेशन, कि कितना % डेट है और कितना % इक्विटी है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दी लॉन्ग टर्म फंड्स रेज्ड बाय दी फर्म। और किसके बारे में बात हो रही है? लॉन्ग टर्म फंड्स में। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी की। सपोज अगर मैंने इसका एक एग्जांपल है, उससे बताती हूँ। देखिए, इसमें देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। टोटल उनका जो लॉन्ग टर्म फंड्स उन्होंने रेज किया है वो है 500 लाख रुपीस। इसके लिए इन्होंने क्या किया? 500 लाख में से 200 लाख तो उन्होंने इक्विटी से लिया, 300 लाख उन्होंने डेट से लिया। तो अब अगर आप पूछते हैं कि इस कंपनी का डेट या इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने क्या किया? परसेंटेज निकाला पहले। तो 60% डेट्स है, 40% क्या है? इसका इक्विटी है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? 3:2 के रेशियो में इसमें क्या है? इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो 3:2 है। मतलब 3 आपका क्या है? डेट्स, और 2 है आपका इक्विटी। तो इस कॉम्बिनेशन को, कि ये 60% हमारा डेट है और 40% हमारा इक्विटी है, तो इस कॉम्बिनेशन को या इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ये जो टर्म है ना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम क्या ये स्टैंडर्ड है? ये रेशियो स्टैंडर्ड है क्या? नहीं नहीं मैम, नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, स्टैंडर्ड कुछ नहीं मैम। इसका ऐसे कंपनी की टोटल चॉइस होती है कि कंपनी अब ऐसे भी कर सकती थी इस केस में कि 300 इक्विटी से ले ले, 200 डेट से कर ले। तो ऐसा मतलब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। वो टोटली कंपनी के, अभी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, तो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना पोर्शन इक्विटी से लेना चाहती है, कितना पोर्शन डेट से लेना चाहती है। क्योंकि हर कंपनी की अपनी अपनी आप कह सकते हैं प्रायोरिटीज होती हैं और अपनी अपनी नीड्स होती हैं। तो अगर कंपनीज को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर हमारी ओनरशिप डाइल्यूट भी हो रही है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप इक्विटी से पैसा उठाएंगे उतना नंबर ऑफ ओनर्स आपके बढ़ते जाएंगे। जितना ज्यादा ओनर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा डाइल्यूशन होता रहेगा ओनरशिप का। जब आप डिसीजन लेंगे तो आपको उनसे भी पूछना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो डिसीजन होगा कंपनी को लेके वो होलसेल आपका नहीं रह पाएगा, या आप जो चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, और डेट, लेकिन डेट में क्या इशू है? मैंने आपको इक्विटी का इशू बता दिया, क्यों कंपनी ज्यादा पैसा नहीं उठाती इक्विटी से? क्योंकि ओनरशिप डाइल्यूट होती है। अदरवाइज तो बाकी सब बहुत अच्छा है इक्विटी में। अगर देखा जाए इक्विटी में सब कुछ बहुत अच्छा है, कि भाई आपको रीपेमेंट की भी टेंशन नहीं है, जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो उनका लौटाना, वो भी अगर बच गया तो। ठीक है, रही बात उनके रिटर्न्स की, अगर प्रॉफिट है तो रिटर्न जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। तो बाकी सब केसेस में इक्विटी बहुत अच्छा है, लेकिन डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप की वजह से उसका थोड़ा सा कंपनी इसको क्या करती है? अवॉइड करती है। अगर मैं डेट कैपिटल की बात करूं तो डेट कैपिटल में प्रॉब्लम क्या है? डेट कैपिटल में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप ज्यादा फंड डेट कैपिटल से रेज करते हैं तो क्या होता है, एक तो आपकी जो लीगल बाइंडिंग है वो आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह ये जो है ना, इनको पे करना कंपनी के लिए क्या होता है? कंपलसरी होता है। और अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता है, ये जो भी आपके, जिन्होंने भी आपको ये फंड दिया, तो फिर वो आपको क्लेम करते हैं, नोटिस वगैरह भेजते हैं। तो ये एक लीगल बाइंडिंग होती है आपकी। अगर आपने डेट कैपिटल से फंड रेज किया तो आपको उनका जो इंटरेस्ट है वो आपको देना ही देना, और उनका जो रीपेमेंट है वो भी एक सर्टेन, जो भी उनका ड्यूरेशन फिक्स है 5 इयर्स या 10 इयर्स जो भी है, उतने में आपको लौटाना ही लौटाना है। ठीक है, तो इस तरह की जो लीगल बाइंडिंग्स है वो इक्विटी में नहीं होती, लेकिन डेट में होती है। बट डेट में अच्छी बात क्या है कि डेट में वो आपके ओनर्स नहीं बनते। ठीक है, वो सिर्फ आपको कर्ज दे रहे हैं, उसके अलावा उनका आपकी कंपनी में कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजों के अपने फायदे और नुकसान है। तो कंपनी को जैसा नीड्स होती है, जैसी प्रायोरिटीज होती है, अकॉर्डिंगली वो अपना ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशियो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लीवरेज और गियरिंग में। ये अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ना, तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। नंबर 1 वो अभी मैंने आपको बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोपोर्शन, याद रखिएगा,
प्रपोर्शन ऑफ विच, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। बस इतना याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो बनता है लीवरेज और गियरिंग में, कि ये होता क्या है, लीवरेज या गियरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए वैसे लीवर आप लोगों ने सुना होगा ना, लीवर एक वर्ड होता है। लीवर का मतलब कि जैसे अगर आप मशीन्स की बात करें ना, तो मशीन्स में एक जैसे जो बड़ी मशीन्स होती है तो उनमें डायरेक्टली बटन, जैसे हम लोगों के नॉर्मल स्विच बटन्स होते हैं घर में फैन और लाइट के, उस तरह का बटन नहीं होता है। एक हैवी आप कह लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट या एक इस तरह की आयरन रॉड आप समझ सकते हैं कि इस तरह का कुछ होता है। तो जब आप उसको ऊपर करते हैं तो तब वो जो मशीन है वो स्टार्ट होती है, जैसे जनरेटर वगैरह जो हैवी मशीन्स होती हैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वैसे जनरली जो लीवरेज का जो मीनिंग होता है वो होता है। अब कंपनी में इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, कंपनी में इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया है कि अगर आप अपनी कंपनी को गियर लगा देते हैं, अब गियर समझ लीजिए, लीवर समझ लीजिए, गियर भी वही बात होगी, गियर समझते ना, वो गाड़ी वाला गियर समझ लीजिए आप, तो दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही है। तो गियर या लीवर अगर आप अपनी कंपनी को देते हैं, दैट मीन्स कि आप अपनी कंपनी को क्या दे रहे हैं, आप अपनी कंपनी को दे रहे हैं डेट, ठीक है। तो जो भी कंपनीज के अंदर फंड डेट्स के थ्रू भी रेज किया जाता है, उन कंपनीज को गियर्ड फर्म या लीवर्ड फर्म कहते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। वो कंपनीज जो डेट्स के थ्रू भी पैसा, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट्स के थ्रू, जो फंड रेज डेट्स के थ्रू भी करती है, मतलब डिवेंचर्स, बैंक लोन, मतलब टर्म लोन्स वगैरह के थ्रू जो फंड रेज करती है, तो ऐसी फर्म्स को, ऐसी कंपनीज को गियर्ड या फिर लीवर्ड फर्म कहते हैं। कि मतलब आपने अपनी कंपनी में क्या लगा दिया है, गियर लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। मतलब अगर हम लोग अपने कॉमर्स के उसमें भी देखें, हमारी भी जो जिन सब्जेक्ट्स के अंदर ये टॉपिक होता है, तो वहां पे ये हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगी सर मैम? जी सर, बता रही हूँ सर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी सर आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब अगर हम ये कहते हैं कि इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट कैपिटल जो है वो हाई है, तो उसको क्या बोला जाएगा, हाईली लीवर्ड और हाईली गियर्ड फर्म। कि इन कंपनीज में गियर या जो लीवर है वो ज्यादा लगा हुआ है, अगर वहां पर डेट कैपिटल का रेशियो ज्यादा है तो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए ऐसे जो ऐसी फर्म जिनके अंदर डेट कैपिटल्स का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हाईली लीवर्ड फर्म कहते हैं, या उनको लो लीवर्ड फर्म कहते हैं, या उनको जीरो लीवर्ड फर्म कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सेम इसी का ऑपोजिट, अगर ये रेशियो कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लो लीवरेज्ड या फिर लो गियर्ड फर्म, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसमें जनरली क्योंकि बहुत डिटेल में आपके मैं नहीं दिया, सिर्फ यही दो टर्म्स दिए, तो आपको याद रखना है, एक तो मीनिंग याद रखना है। मीनिंग का मतलब सीधी सी बात है, जिन कंपनी के अंदर डेट कैपिटल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है या यूज होता है, उन फर्म्स को हम लीवर्ड या गियर्ड फर्म कहते हैं। और अगर ये इसका रेशियो ज्यादा होता है, डेट कैपिटल का रेशियो ज्यादा होता है, तो इनको हाईली लीवर्ड फर्म कहते हैं। और अगर रेशियो लो होता है तो उसको लो लीवर्ड फर्म कहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता है, डेट कैपिटल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जैसे वो सीपी आप लोगों ने सुना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह जो होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, इस तरह के हमारे ये सब क्या होता है, डेट कैपिटल के एग्जांपल्स होते हैं। इक्विटी कैपिटल के एग्जांपल्स क्या होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर जो कंपनी के रिटेन प्रॉफिट्स होते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो उन्होंने किसी भी चीज में डिस्ट्रीब्यूट या लोकेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको बस इसमें लीवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। दो भी क्या, एक ही याद रखना है कि अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका डेट कैपिटल का रेशियो ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई लीवर्ड फर्म या फिर गियर्ड फर्म। और अगर डेट्स का कॉम्बिनेशन या रेशियो कम है तो उसको हम बोलेंगे लो लीवर्ड या फिर गियर्ड, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक। कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या अच्छा होता है, डेब्ट अगर हाई है तो? सर कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छा होता है, बट अगेन अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है सर। वो इसलिए क्योंकि इसके ना दो बेनिफिट होते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक तो इसमें ओनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। एक तो इसमें क्या होता है, नो ओनरशिप वाली बात होती है, तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छी। दूसरा इसमें क्या होता है ना, इसमें दूसरा टैक्स बेनिफिट होता है, ठीक है।
टैक्स बेनिफिट मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है आपके में पूछ लिया जाए। देखिए क्या होता है, सपोज ये मेरा EBIT है, ठीक है, 400 रुपये EBIT मेरा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये इंटरेस्ट होता है रिगार्डिंग टर्म लोन, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, जो भी हमारे ये लॉन्ग टर्म ये वाला जो डेट कैपिटल है, उन सबका जो भी इंटरेस्ट ब्याज होता है वो हमारा यहाँ पे माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 है, ठीक है, अभी सपोज 100 है, तो उसका जो टोटल ब्याज है 100 रुपए, तो मेरा कितना बचा, 300 बचा। ये मेरा हो गया सर EBT, आई हटा दिया ना, आई माइनस कर दिया तो EBT बचा। यस मैम, यस। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद फिर हम इसमें से टैक्स माइनस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो टैक्स का रेट है 50% मान लीजिए, तो मेरा कितना माइनस होगा, 150। तो फिर मेरा बैलेंस कितना बचेगा, 150। अब ये जो 150 है ये कहाँ जाएगा, इसमें से फिर मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, और फिर मेरा जो भी सपोज 50 रुपीज है सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 100 बचा, ये मेरा किसके लिए हो जाएगा, ये मेरा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये इक्विटी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मान के ऐसे चल रहे कि हम कुछ भी रिटेन अर्निंग्स नहीं करते, जो भी पैसा बचा इक्विटी को दे दिया। हालांकि इस 100 में से भी क्या होता है ना कि कंपनी अपने लिए कुछ रिटेन अर्निंग्स कर लेती है, मतलब कुछ पैसा साइड रख के फिर सपोज 20 अपने पास रखे फिर 80 इक्विटी को दे, तो वो कंपनी की चॉइस होती है, उसको अभी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये चेन समझना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है। EBIT हमारा टोटल जो प्रॉफिट था 400 था, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, ये सब किया। अब व्हाट इफ कि अगर मैं अपना डेट कैपिटल बढ़ा दूं, ठीक है, मैडम आपने जी बताइए। आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्सेस को डेबिट करने के बाद जो भी रेस्ट बचा वो क्या जी। बताया, वो EBT बताया मैंने, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके। और ये जो आएगा ना इसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, इसको हम बोलते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको EAT या PAT आप लोगों ने सुना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं या अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज समझिए कि सपोज मैंने अपने डेट्स जो है वो डबल कर दिए, जस्ट डबल कर दिए, तो फिर मेरा क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट था ये मेरा क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, 200 हो गया, तो मेरा EBT कितना होगा, 200। ठीक है ना, फिर मेरा टैक्स कितना बैठेगा, 100। जब मेरे जो डेट्स हैं वो 100 थे, उस समय पे मैंने टैक्स कितना दिया, 150। ठीक है, जब मैंने अपने डेट्स को डबल कर दिया तो मैंने टैक्स कितना दिया, 100। तो इसका मतलब अगर आप अपने कंपनी में डेट्स को बढ़ाते हैं तो आपका टैक्स हो जाता है कम। बताइए क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? प्रॉफिट भी तो घटेगा मैम। हाँ सर, बिल्कुल प्रॉफिट घटेगा, लेकिन टैक्स के बाद ये तो आपकी बात सही कि प्रॉफिट घटेगा तो वो उसको इक्विटी पे उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ टैक्स के पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं अपनी डेट कैपिटल को इंक्रीज करती हूँ तो मेरा जो टैक्स बर्डन है वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है सर, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, प्रॉफिट हमारे रिड्यूस होंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा हमारे प्रॉफिट्स पे। और इन केस व्हाट इफ कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहां से देंगे, ये 200 का जो ब्याज है वो कहां से लाएंगे? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैंने अभी आपको ये जो पॉइंट बताया ये मैंने आपको इसकी एडवांटेज में बताया है। ठीक है, कि ये टैक्स बेनिफिट किस तरह से होता है, अगर आप डेट्स को बढ़ाते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट किस तरह से होता है, मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इससे बर्डन भी तो बढ़ रहा है, बर्डन इंक्रीज होता है प्रॉफिट के ऊपर। और अगर लॉस हो गया बाय चांस किसी साल में तो क्या करेंगे, आपको लोन लेके इस ब्याज को चुकाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो वो चीज सही है। तो इसीलिए कंपनी को फिर इसीलिए तो ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है कि एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन आप लोग बना सकें, एक ऑप्टिमम रेशियो आप लोग फाइंड आउट कर सकें, सो दैट कि कंपनी को इन चीजों का बेनिफिट भी मिल जाए और बर्डन भी ना पड़े। ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी के अपनी कंडीशंस और सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन को सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया कि बताइए कि जो डेट कैपिटल है उसका टैक्स का बेनिफिट उस पर होता है नहीं होता है या कैसे होता है, तो वो चीज मैंने आपको समझाई है। तो वो चीज बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप डेट प्रपोर्शन को इंक्रीज करते हैं तो आपके जो टैक्सेस हैं उसमें टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है, आपका जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स है कि जो हमें डिसाइड करने में मदद करते हैं कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम रेशियो क्या होना चाहिए। तो नंबर 1, नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल सिस्टम के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या चल रहे हैं,
क्योंकि वहां पर भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई अगर सपोज डेट्स का जो रेट है, अगर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत अगर ज्यादा है मार्केट में, तो फिर हम उसको नहीं जाएंगे इसकी तरफ। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि थोड़ा कम ही लेते हैं इससे, तो क्योंकि इंटरेस्ट का रेट जो है वो आजकल मार्केट में सपोज ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे नॉर्म्स कंडीशंस प्रिवेलिंग है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो भी डिसाइड करेंगी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, या फिर सपोज अगर इक्विटी में गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसी सेबी ने कोई ऐसी गाइडलाइंस डाल दी कि हमें इशू करने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इशू एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं, तो फिर हम उसको नहीं करेंगे, हम डिवेंचर से पैसा उठा लेंगे। तो कहाँ से कंपनी पैसा लेगी, किससे कम लेगी, किससे ज्यादा लेगी, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी इन फंड्स को रेज करना चाह रही है, क्या क्या नॉर्म्स प्रिवेलिंग है। ठीक, दूसरी चीज डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब यहां पर बात आती है कि कंपनी क्या चाहती है। कंपनी कंट्रोल अगर खुद का चाहती है, अगर कंपनी चाहती है कि भाई कंट्रोल उनके पास रहे, तो फिर वो क्या करेंगे, क्या इश्यू करेंगे, डेट की इक्विटी। इक्विटी डेट करेंगे मैडम, डेट। और अगर कंपनी चाहती है कि ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को कोई भी कंट्रोल करे, हमें तो पैसा चाहिए, तो उस केस में इक्विटी कर लेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल में आपका आ जाएगी कि अगर कंपनी चाहते कि सारी ओनरशिप हमारे पास ही रहे, तो उस केस में वो क्या करेंगे, डेट्स के थ्रू ज्यादा फंड रेज करेंगे, इक्विटी के थ्रू बहुत कम करेंगे। और अगर उनको लगता है कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ओपन है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ठीक है डिसीजन मेकिंग में उन लोगों की बात माननी भी पड़ रही है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग मान लेंगे। एटलीस्ट हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं आएगा इंटरेस्ट पे करने का, क्योंकि इक्विटी में बर्डन नहीं है। इक्विटी में अगर सिर्फ डिग्री ऑफ कंट्रोल को हटा दिया जाए तो अदरवाइज और सब बहुत अच्छी चीजें हैं इक्विटी में। ठीक है, फिर एक आपका होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हालांकि मतलब इसमें एक एग्जांपल होता है, उसको मैं एक मिनट दिखा देती हूँ आपको ना बुक से, मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, एक सेकेंड। देखिए ये क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पर थोड़ा पेन नहीं चलेगा, तो आप लोग, मैं इसको इस तरह से, ये जो एग्जांपल है ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, इसको आप प्लीज देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 1 करोड़, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो थर्ड पॉइंट है वो समझा रही हूँ। इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 1 करोड़ इज 12 लाख, ठीक है, एक साल अगर सपोज मैंने 1 करोड़ का मैंने जो भी अमाउंट बोरो किया है, उस पर अगर मेरा 12 लाख रुपए एक साल में मुझे बैठ रहा है, तो और फर्म जो है वो 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है इस 1 लाख को इन्वेस्ट करने से। ठीक है, तो सरप्लस कितना है, 3 लाख रुपए। ठीक, तो इसका मतलब 3 lakh rupees will be additional profit for the owners over and above the profit earned by investing the capital। मतलब नॉर्मल सी बात है कि भाई जो पैसा उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो तो उनको जो प्रॉफिट कमा के दे रहा है वो दे रहा है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन ये जो है 1 करोड़ रुपए का उधार, 1 करोड़ रुपए का फंड हम लोग रेज कर रहे हैं, इस पे 12 लाख रुपए तो हमें इंटरेस्ट और जो भी चीजें होंगी वो सब पे करना पड़ेगा, 15 लाख का हमें बेनिफिट होगा। तो सीधा सीधा हमें 3 लाख रुपीज का बेनिफिट होगा। 12 लाख तो पे करने पड़ेंगे ना, लेकिन 3 लाख रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे, 3 लाख रुपए हमें सरप्लस बचेगा इसमें, इस केस में। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 10 the more the debt taken by a firm, more will be the profit on each rupee of the equity capital। कि जितना ज्यादा आप डेट्स बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप डेट्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा लेंगे उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, उतना पैसा इन्वेस्ट होगा तो उतना ही सरप्लस बचेगा, और वो सरप्लस किसको मिलेगा, अल्टीमेटली वो सरप्लस, क्योंकि ये 12 लाख तो आपने निकाल दिया ना। देखिए मैं दोबारा पेन की हेल्प से मैं इसको समझाती हूँ। देखिए मैडम सभी को माइक्रोफोन जी मैम थोड़ा सा डिस्टर्ब। देखिए यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए वो ये कह रहे हैं कि सपोज आपने 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, इस 1 करोड़ में आपको 12 लाख रुपीज आपकी कॉस्ट है, और 15 लाख रुपीज आपको इससे जो रिटर्न्स मिलेंगे, जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा। मतलब ये जो 1 करोड़ रुपए का आप प्रोजेक्ट लगाएंगे उससे आपको 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा,
और लेकिन 12 लाख रुपए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ब्याज। तो आपके पास कितना सरप्लस बच रहा है? 3 लाख रुपीस। तो अभी जो सरप्लस है, ये सरप्लस किससे बिलोंग करता है? क्योंकि भाई 1 करोड़ रुपए जो आपने डेट कैपिटल से पैसा उठाया है, उनका तो यहाँ पे निकल गया ना 12 लाख रुपए में, उनको तो आप दे चुके हैं। तो अब ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, ये किसके पास जाएगा? इक्विटी के पास जाएगा ना, बताइए। क्योंकि डेट कैपिटल को हमें कुछ नहीं देना है, ठीक है। डेट कैपिटल को हमें कोई भी एडिशनल मतलब इस इंटरेस्ट के अलावा हमें और कुछ नहीं देना है उनको। तो इस पैसे को जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे जो 3 लाख रुपीस का जो सरप्लस हम लोगों ने अर्न किया, दिस सरप्लस बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वही वो ये कह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि जितना ज्यादा आप डेट्स कैपिटल को बढ़ाएंगे, उतना हमें इक्विटी वालों को फायदा मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ डेट में वही मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप इसको कह सकते हैं, कि जब आप फंड रेज कर रहे हैं तो आपको क्या आपके एक्सपेंसेस उसमें बैठ रहे हैं, या कितना आपको पे करना पड़ा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज 12 लाख रुपीस आपके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। तो अगर किसी भी फंड को रेज करने की कॉस्ट ऑफ डेट बहुत ज्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप उसको ना करके फिर आप क्या करेंगे? या तो कम अमाउंट फिर वहां से लेंगे, डेट से कम अमाउंट लेंगे, और दूसरा बाकी आप कहां से ले लेंगे? इक्विटी से ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि हमें डेट्स पे ज्यादा जाना है या इक्विटी पे जाना है। लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स बिजनेस प्लान, कि हमारा जो फर्म है उसका साइज क्या है। अब अगर बहुत बड़ी फर्म है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा, तो वो हमें डेट से भी अच्छा खासा अमाउंट लेना पड़ेगा और इक्विटी से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और उनके अपने फ्यूचर के बिजनेस प्लान्स क्या हैं, तो ये भी आपके ये फैक्टर्स जो हैं, ये सब क्या करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अब अगर मैं आपको इन पॉइंट्स में से मैं आपको बताऊं ना कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, डिग्री ऑफ कंट्रोल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, ये नॉर्म्स प्रिवेलिंग और ये सब इतना मैटर नहीं करते, लेकिन ये 3 पॉइंट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि बताइए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपने फर्म में डेट से फंड रेज करते हैं, तो इक्विटी वालों को प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है, या आप कह लीजिए इक्विटी वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो बेनिफिट कब मिलेगा? वो बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेगा अगर सच में आपको डेट से फंड रेज करके कुछ सरप्लस बच रहा है। तो अगर 12 लाख रुपए ही आपको कॉस्ट पड़ रही है और 12 ही आपको इनकम हो रही है, तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, फिर वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं होगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा कि जब आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम है और जो आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं उस प्रोजेक्ट से, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके, वो ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक। चलिए, तो ये हमारे क्या हुआ? फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए। फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ अप्रोचेस दी हुई है, जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उन्होंने कुछ अप्रोचेस बताई हुई है। नेट, एक हमारी है नेट इनकम अप्रोच, एक है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और एक हमारी ट्रेडिशनल पोजीशन या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इनको हम लोग इसमें से एक जो नेट इनकम अप्रोच है वो अभी देख लेते हैं, और बाकी की जो 2 होंगी वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले नेट इनकम अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच किसने दिए? डेविड दुरन। इनका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चैप्टर है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। दूसरा, ये जो अप्रोच है ये क्या, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो अप्रोच या कोई भी थ्योरी होती है ना, उसकी कुछ एजम्पशंस होती है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या अज्यूम करती है, और अगर देखिए हमेशा याद रखिएगा, थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, थ्योरी इन द सेंस ये वाली, ये अप्रोच वाली जिसको हम थ्योरीज कहते हैं ना, कि जैसे ये थ्योरी, जैसे हमारे साइंस में भी कुछ थ्योरीज होती है, तो ऐसी जो नेट इनकम अप्रोच या नेट इनकम थ्योरी जो है, कोई भी थ्योरी में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती। एक तो उनका जो जिसने भी ये जो भी पर्सन होता है जिसने ये दिया होता है इस थ्योरी को, वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है उसकी एजम्पशंस, और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि किस चीज को लेकर चलते हैं। तो ये 3 चीजें आपको, जो भी आप थ्योरीज पढ़ेंगे उनको आपको, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी आई थिंक उसमें भी आपको कुछ थ्योरीज दी है, तो वहां पर भी पढ़ेंगे, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो इनको अच्छे से, जो कीवर्ड्स होंगे बस उसको मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर एजम्पशन क्या है? यहाँ पर एजम्पशन ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो सेम है, ठीक है। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर मैं 10
100 रुपए अगर मैं डेट से ले रही हूँ तो उसमें मुझे कॉस्ट 10 रुपए की आएगी, और अगर 100 रुपए मैं इक्विटी से ले रही हूँ तो भी मुझे जो कॉस्ट आएगी वो 10 रुपए की आएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल सेंस में ऐसा नहीं होता है, वो आपका टोटली डिपेंड करता है कि इस समय सिचुएशंस क्या चल रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट इक्विटी। ठीक है, तो वो यही कह रही है कि दोनों की जो कॉस्ट है, अब चाहे वही कह रही है कि चाहे आप कॉस्ट ऑफ डेट आपने किया हो 60%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट से आपने 60% पैसा लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से 40% लिया, स्टिल इन दोनों की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसा इस अप्रोच में अज्यूम किया जाता है, ठीक है। फिर इनका मानना क्या है, इनका मानना ये है एज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जब हमारी इसको ना सीडी भी हम लोग सीडी, अगर मेरी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो मेरी कम है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट मेरी कम है, दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, कैन बी डिक्रीज्ड थ्रू हायर डेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज ये सिचुएशन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है हमारी वो हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी थ्रू हायर डेट प्रोपोर्शन। तो ये जो मैंने ज्यादा प्रोपोर्शन डेट का इंट्रोड्यूस किया हुआ, इससे क्या हो जाएगी, मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी, दस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। और इससे क्या होगा अल्टीमेटली, भाई अगर मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ, देखिए ये इंडिविजुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दोनों का मिला के अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली मेरा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या हो जाएगी, वो मेरी इंक्रीज हो जाएगी, फर्म की मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे कम पेमेंट्स करनी पड़ेगी और मेरे पास आएगा ज्यादा और देना मुझे कम पड़ेगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर 50% डेट है, 50% इक्विटी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%। डेट का 10% है और इक्विटी का 16% है। वही वाली सिचुएशन बन रही जो भी हमने ऊपर देखा कि सीडी जो है, सीडी इज लेस देन सीई, ठीक है, ये मेरा 16 है और ये मेरा 10 है, ठीक है। और उसकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका ये भी 50% है तो इसको हमने 0.5 मान लिया, तो 10 इंटू 0.5, क्योंकि जो 50% हम फंड उठाएंगे वो किस रेट पे उठा रहे हैं, वो 10% पे उठा रहे हैं, और जो हम लोग बाकी का जो 50% उठा रहे हैं वो हम उठा रहे हैं 16% पे, तो टोटल कितना हो गया, तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट आई वो कितनी आ गई, 13%। देखिए अलग अलग मेरी कॉस्ट क्या है, एक की है 10% डेट्स की और इक्विटी की है 16%, और जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया या एवरेज किया या वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाली तो कितनी आई मेरी 13%, ठीक है। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ, अगर हम अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, 60-40 रेशियो अगर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 60-40 अगर मैंने बना लिया तो फिर क्या होगा, 10 इंटू 0.6, 16 इंटू 0.4, तो मेरा क्या बन जाएगा 12.4%। तो अब क्या हुआ, जब मैंने अपने डेट्स को बढ़ाया तो क्या हुआ, मेरी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो क्या हुई, वो और रिड्यूस हो गई। समझ पा रहे हैं, दोबारा बताऊं, बताना है, बताइए मैडम, दोबारा बताइए। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से एक बार देखिएगा, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। मैडम इसमें कंपनी की कॉस्टिंग घट गई है टोटल में। जी सर, टोटल एवरेज वाली जो है, देखिए जी यहाँ पर दोबारा से समझिए, ये कह रहे हैं कि अगर आपका सीडी आप लोग समझ रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ डेट, और सीई हमारा इक्विटी वाला, तो जब मेरा, अगर मैं डेट से पैसा लेती हूँ तो मुझे 10% कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है, मार्केट में 10% रेट चला। अगर मैं इक्विटी से लेती हूँ तो मुझे 16% उनको रिटर्न्स देने हैं, ठीक है। तो जब मैंने इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इनका एवरेज निकाला जब मैंने इस फॉर्मूले से, तो मेरा जो परसेंटेज आया वो मेरा आया 13%, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है कि हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होता है किससे, मतलब इन दोनों की जो रेंज है उसके बीच में, या आप समझ लीजिए एक तरह से मैंने एवरेज निकाला तो मेरा 13% आ गया। ये थ्योरी ये नहीं कह रही कि ये 13% आएगा, ये थ्योरी कह रही है कि इसके बाद आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लिया, इसके बाद इफ
डेट्स इंक्रीजेस, अगर कोई भी फॉर्म अपने डेट कैपिटल का फंड रेज कर देती, कि अभी तो 50-50 था, अगर सपोज उसने 60% कर दिया, तो उस केस में जो मेरा वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मेरा कितना बन जा रहा है, 12.4%। तो ये क्या कहती है, नेट इनकम अप्रोच कहती है कि अगर आप अपने डेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, अपना डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो वैल्यू है फॉर्म की वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी भाई, अगर आप कम पैसों में ज्यादा फंड रेज कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए अच्छी बात है ना, कंपनी के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ द फॉर्म या गुडविल ऑफ द फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट as the proportion of debt increases, the weighted average cost of capital decreases and value of firm increases. On the other hand, अगर आप डेट को डिक्रीज कर देते हैं तो आपका जो वेटेड एवरेज है वो क्या हो जाएगा, आपका वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और फॉर्म की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। मैडम एवरेज निकालने से क्या फर्क पड़ता है मैडम? एवरेज तो सेम आएगा ना? नहीं सर, एवरेज मतलब एवरेज इन द सेंस कि ये जो वेटेड एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं कि इनका पहले तो जैसे कि सपोज देखिए, अब यहाँ पर मैंने 60% से 10 की मल्टीप्लाई की, ये वाला एवरेज नहीं है सर कि हम इसको करके और फिर हम इसको जैसे जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वाला एवरेज नहीं है सर। ये इस टर्म को बोलते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोपोर्शन देख रहे हैं ना कि भाई 50-50 था तो 50% इंटू जब उसको 10% से मल्टीप्लाई किया और इक्विटी वाले को 16 से किया तो हमारा क्या आया, टोटल जो हमारी वर्क एक तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेरी बैठी वो इतनी बैठी 13%। ठीक है, और सेम चीज में अगर मैं डेट का पोर्शन बढ़ा देती हूँ तो मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मेरी कितनी बैठी है, 12.4%। तो ये मेरी क्या हो रही है, डेट का पोर्शन बढ़ाने से मेरी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मेरी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। और इसके डिक्रीज होने से मेरी जो फर्म का जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाला एवरेज नहीं है सर कि इसको हमने दो चीजों को लिया और फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट है। अभी हम लोग और भी इसके चैप्टर्स आएंगे ना, तो वहां पर अगर आई थिंक वर्किंग कैपिटल वाला जो चैप्टर है या एक और चैप्टर इससे रिलेटेड अगर वहां पर हुआ ना सर, ये वाला वेटेड एवरेज का फॉर्मूला वगैरह हुआ और इसका कोई टॉपिक हो तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी कोर्स में नहीं तो इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको बस समझ लीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपका डिक्रीज होता है कि अगर आप अपने डेट्स को इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक, तो ये हमारा नेट इनकम अप्रोच कहती है। ठीक, अब जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना जो हमने आज किया है इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ लीजिएगा और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ही ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है मैम, आप ना जो नोट्स देने वाले थे, आपने नोट्स बनाए थे ना कॉस्ट वाले के, वो आप कह रहे थे प्रोवाइड कराएंगे, आपने किसने दिए वो मैम जो हमारा ऐप है ना जहाँ पर आपको भी वीडियो अपलोड होती है, जी जी जी, जहाँ पे वीडियो अपलोड होती है तो उसी के साथ ना आपको पीडीएफ करके कुछ आपको फाइल मिलेगी। हाँ जी हाँ जी, तो वहां पर आपको ये जो नोट्स ये जो हम लोग कर रहे हैं ये नोट्स वहां पर अपलोड करा दिए जाते हैं। एक्चुअली सर ने बोला है ना कि हम लोग बिना मार्किंग वाला जो है वो प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो अभी जो मॉड्यूल डी है ना वो मेरे पास अभी, क्योंकि वो तो मैंने डायरेक्ट बुक से पढ़ाया था तो उसका मेरे पास ये वाले नोट्स तो हैं लेकिन वो मार्किंग वाले नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगी ना, अभी जैसे ही ये थोड़ा सा हमारे कुछ और मेरा क्लोज हो जाए, मतलब सिलेबस ना 1-2 चैप्टर ही जब बचेंगे तो फिर मैं आपको ना एक बार मॉड्यूल डी का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, तो उस रिवीजन जो कराऊंगी वो मैं इस तरह के नोट से कराऊंगी, फिर उन पे मार्किंग हो जाएगी और वो मार्किंग होती ही सेम डे, जैसे ही वो क्लास खत्म होगी सेम डे मैं आपको वो नोट जो है वो अपलोड करा दूंगी आपके ऐप पे। ठीक है मैम, आपने रिकंसाइल वगैरह सब चैप्टर्स करा दिए हैं ना? जी जी जी, स्टार्टिंग वाले तो जो देखिए जो भी चैप्टर मैंने नोट से पढ़ाया है क्लास में वो तो अपलोडेड है। ठीक है, तो वो आप वहां से देखिए। और रही बात मॉड्यूल डी की, तो बहुत जल्दी ही मैं सोची और थोड़ा सा वो हो जाए ना, ऐसा ना हो ना कि मॉड्यूल डी का रिवीजन करने की वजह से फिर हमारा सिलेबस बीच में छूट जाए। तो इस वजह से मैं अभी रिस्क नहीं ले रही हूँ कि एक बार हमारा सिलेबस फटाफट से कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद रिवीजन ही करना है। तो जिस दिन भी मैं आपको मॉड्यूल डी का रिवीजन कराऊंगी उसी दिन आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे सेम डे। मैम
जी सर बोलिए। मैम ये इम्पोर्टेंट यूनिट्स भी बताएंगे आप बाद में कि कौन कौन जी से सर चैप्टर से बिल्कुल। ज्यादा मैक्सिमम जी क्वेश्चंस मैं आपको आएंगे? बता रहा हूँ सर, एक जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा ना, मैं आप लोगों को जो रिवीजन कराऊंगी सर, रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक का ही कराऊंगी, ओके ठीक है, जिसमें से कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स हम रिवीजन में लेंगे और उनको हम विद नोट्स लेंगे, ठीक है। और ये तो होगा, ये वाले एक जो नोट्स हैं वो हम लोग अभी उस पे भी अभी काम चल रहा है, जो एक कंबाइंड नोट्स जो लास्ट टाइम पे भी मैंने बनाया था, जो हम लोग मैराथन क्लास करते हैं तो उसके लिए जो नोट्स बनते हैं वो और भी ज्यादा क्रिस्प होते हैं, इनसे भी ज्यादा, इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल होती है बट उसमें, और लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले इनको करना जरूरी है, कि डायरेक्ट वो पढ़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इनको एक बार गो थ्रू करके फिर आप वो पढ़ेंगे, और वो मैं कोशिश करूंगी एग्जाम से एटलीस्ट एक हफ्ते पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बात आप लोग भी समझ रहे होंगे, अभी हम लोगों को भी बुक जो है वो इसी बार मिली है, तो मतलब सब चीजें अभी हम लोगों को भी प्रिपेयर करना ही पड़ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। बट हाँ, बाकी के क्लास चैप्टर वाइज नोट्स तो रेडी है, लेकिन हाँ वो जो मैराथन वाला जो है नोट्स है वो अभी रेडी नहीं है, वो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, और उसको मैं कोशिश करूंगी एग्जाम में एटलीस्ट एक हफ्ते पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। वो हम इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे, सर से मैं बात करूंगी कि उसको वो अगर प्रिंटेबल होगा तो आप उसको प्रिंट आउट करके और आप उसको एटलीस्ट, क्योंकि वो सीधा रटने वाला होगा, और उसमें सिर्फ उतना ही होगा जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रटना है और याद करना है, ठीक है। और वो मैक्सिमम थ्योरी का होगा, न्यूमेरिकल के उसमें सिर्फ फॉर्मुलेज होंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ओके ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दूंगी। और अभी रिवीजन वाला ये मॉड्यूल डी, जिस दिन भी इसका रिवीजन कराऊंगी मैं, 2-3 चैप्टर्स हैं बस, ये मेन ये निपट जाए, फिर मॉड्यूल डी का रिवीजन कराना है, और मैं आपको नोट्स उसी दिन सेम डे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। चलिए, यस मैम। तो थैंक यू सो मच। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम। ओके सर, गुड नाइट।